घूंघट उठाओ जोया, मुझे देखना है कि 50 लाख में बिकने वाली औरत की आंखों में शर्म होती है या नहीं। विक्रांत ने नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया। जोया बेड के कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी, लाल बिकनी में बिल्कुल डरी हुई। विक्रांत ने झटके से उसका घूंघट उठाया और उसकी थोड़ी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। रो रही हो? मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम्हारी सौतेली माँ ने कीमत लगाई और तुमने खुद को बेच दिया। अब जब सौदा हो ही गया है तो मुझे मेरा हक चाहिए। जोया ने ना में सिर हिलाया। वो कुछ बोलना चाहती थी, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। चुप क्यों हो? अब जुबान नहीं खुलेगी? जब 50 लाख गिन रही थी तब तो बहुत हंसी आ रही होगी। विक्रांत ने उसे बाहों से पकड़कर बेड पर गिरा दिया। आज रात मैं वसूल करूंगा। एक एक पैसा। तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी जागीर हो। जोया के आंसुओं ने काजल बहा दिया था। वह विक्रांत के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो चीखना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वह बेकसूर है, लेकिन कुदरत ने उससे उसकी आवाज छीन ली थी। वह गूंगी म्यूट थी और ये बात विक्रांत नहीं जानता था। उस रात जोया की आंखों में जो डर था उसे विक्रांत ने नाटक समझा। वह नशे में धुत होकर सोफे पर गिर गया और वहीं सो गया, लेकिन जोया पूरी रात अपनी फटी हुई आस्तीन को पकड़कर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस मसीहा विक्रांत को उसने अपना भगवान मानकर शादी की थी, वह उसे बिकाऊ क्यों कह रहा है। असल में कहानी कुछ और थी। जोया बचपन में एक एक्सीडेंट में अपनी आवाज खो चुकी थी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ शबाना ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। शबाना ने शहर के सबसे रईस और सख्त बिजनेसमैन विक्रांत सिंघल के पास जाकर एक घिनौना झूठ बोला था। शबाना ने कहा था, साहब, मेरी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हम गरीब हैं। हमारे सिर पर 50 लाख का कर्जा है। तो जोया कहती है कि अगर आप हमारी मदद कर दें तो वह जिंदगी भर आपकी दासी बनकर रहेगी। वो शर्मीली है, इसलिए आपके सामने कुछ बोलेगी नहीं। विक्रांत को लगा कि जोया भी उन लड़कियों में से है जो उसकी दौलत पर मरती हैं, तो उससे औरतों से नफरत थी, क्योंकि उसकी माँ ने पैसे के लिए उसके पिता को छोड़ दिया था। उसने गुस्से में सोचा, ठीक है, अगर इसे पैसा चाहिए तो मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन इसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। शादी तो हो गई, लेकिन यह शादी नहीं, एक सौदा था। अगले दिन सुबह जब जोया चाय लेकर विक्रांत के पास गई तो विक्रांत ने कप को हाथ मारकर गिरा दिया। गरम चाय जोया के पैरों पर गिर गई, लेकिन उसके मुंह से आ तक नहीं निकली। जुबान नहीं है क्या, या अमीरों के घर में आकर नखरे दिखा रही हो? विक्रांत ने चिल्लाकर कहा, मेरे सामने ये सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। जाओ, पूरे घर की सफाई करो। आज से तुम इस घर की मालकिन नहीं, नौकरानी हो। जोया ने झुककर टूटे हुए कप के टुकड़े उठाए। कांच का एक टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया, खून निकलने लगा। उसने विक्रांत की तरफ देखा, शायद उसकी आंखों में दर्द दिख जाए, लेकिन विक्रांत मुंह फेर कर चला गया। उसे जोया की खामोशी घमंड लगती थी। उसे लगता था कि पैसे मिल गए हैं, इसलिए वह अब बात करना जरूरी नहीं समझती। हफ्ते गुजरते गए तो जोया की जिंदगी नर्क बन गई थी। वो सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर का काम करती, विक्रांत का टिफिन बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती। एक दिन विक्रांत घर पर एक पार्टी दे रहा था। उसके दोस्त आए हुए थे। अरे विक्रांत, भाभी जी को तो बुलाओ, कम से कम हमें हेलो तो बोले, एक दोस्त ने कहा। विक्रांत ने जोया को आवाज दी तो जोया किचन से बाहर आई। उसने साधारण सी साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर सब दंग रह गए। हेलो भाभी जी, दोस्तों ने कहा। जोया ने सिर्फ हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। क्या यार विक्रांत, तुम्हारी बीवी तो बड़ी घमंडी है, तो एक शब्द भी नहीं बोली, दोस्त ने मजाक उड़ाया। विक्रांत का पारा चढ़ गया तो उसने सबके सामने जोया का हाथ पकड़ा। बोलो जोया।
मेरे दोस्तों से बात करो तो या 50 लाख कम पड़ गए जो अब जुबान पर ताला लगा लिया है। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपना गला पकड़कर इशारों में बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं बोल नहीं सकती, लेकिन विक्रांत ने उसे झटका देकर दूर कर दिया। जाओ यहाँ से, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। जोया अपने कमरे में भाग गई और तकिए में मुंह छिपाकर बिना आवाज के चीखती रही। वो डायरी लिखती थी। वही डायरी उसकी एकमात्र दोस्त थी। 25 सितंबर। आज फिर उन्होंने मुझे सबके सामने जलील किया। वो सोचते हैं मैं घमंडी हूँ। काश मेरे पास आवाज होती तो मैं चीख कर कहती, विक्रांत जी, मैं बिकी नहीं हूँ। मैंने आपसे प्यार किया था। आपकी एक मुस्कान के लिए मैं जान दे सकती हूँ, लेकिन आप मेरी खामोशी को नहीं पढ़ पा रहे। एक रात मौसम बहुत खराब था। शहर में तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी। विक्रांत ऑफिस से भीगता हुआ घर आया। उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी। घर आते ही वह सोफे पर गिर पड़ाते ही जोया दौड़कर आई तो विक्रांत का शरीर आग की तरह तप रहा था। 104 डिग्री बुखार। जोया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत भारी था। उसने नौकरों को आवाज देनी चाहिए, लेकिन वह बेबस थी तो वह बाहर भागी गार्ड को बुलाने के लिए, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। घर का लैंडलाइन डेड था। जोया के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रांत को कंधे का सहारा दिया और घसीटते हुए बेडरूम तक ले गई। उसने बड़ी मुश्किल से उसे बिस्तर पर लिटाया। पूरी रात जोया एक पल के लिए भी नहीं सोई तो उसने ठंडे पानी की पट्टियां विक्रांत के माथे पर रखीं। वो बार बार उसके हाथ पैर मलती रही ताकि बुखार कम होता। बीच रात में विक्रांत बड़बड़ा रहा था, पानी पानी। जोया ने उसे पानी पिलाया। उसका अपना सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं की। वो विक्रांत के पास जमीन पर बैठकर उसका हाथ अपने गाल से लगाकर रोती रही। सुबह की पहली किरण के साथ तूफान थम गया। विक्रांत की आंख खुली तो उसका सिर भारी था, लेकिन बुखार उतर चुका था। उसने देखा कि उसके कमरे में दवाइयां बिखरी पड़ी हैं, पानी का कटोरा रखा है, और जोया उसके पैरों के पास जमीन पर बैठी बैठी सो गई है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे काले घेरे थे। विक्रांत को एक झटका लगा। ये वही लड़की है जिसे मैं गोल्ड डिगर कहता हूँ। अगर इसे सिर्फ पैसों से प्यार होता तो कल रात मुझे मरने देती। ये मेरी सेवा क्यों करती? उसे प्यास लगी थी। उसने पानी के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी कोहनी से टकराकर साइड टेबल पर रखी जोया की डायरी नीचे गिर गई। विक्रांत ने डायरी उठाई तो पन्ने खुले हुए थे। उसने पढ़ना शुरू किया। 12 अक्टूबर, कल की तारीख। आज उनकी हालत बहुत खराब है। बाहर तूफान है और मैं अपाहिज हूँ। मैं चिल्लाकर डॉक्टर को भी नहीं बुला सकती। ए खुदा, तूने मेरी आवाज़ क्यों छीन ली? बचपन में वो एक्सीडेंट हुआ और मैं गूंगी हो गई। तब इतना दुख नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। अगर आज विक्रांत जी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो मुझे नफरत करते हैं, लेकिन मैं उन्हें भगवान मानती हूँ। काश मैं उन्हें बता पाती कि माँ ने पैसे लिए, मैंने नहीं था। मैं तो सिर्फ उनकी पत्नी बनकर खुश रहना चाहती थी। पढ़ते पढ़ते विक्रांत के हाथ कांपने लगे। डायरी उसके हाथ से छूट गई। बचपन का एक्सीडेंट। गूंगी। विक्रांत के कानों में अपनी ही कही हुई बातें गूंजने लगीं। बोलती क्यों नहीं? जुबान नहीं है क्या? घमंडी हो तुम। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? विक्रांत की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने जिसे घमंड समझा वो उसकी मजबूरी थी। उसने जिसे बिकाऊ समझा वो एक मासूम शिकार थी। विक्रांत बिस्तर से उठा और सोती हुई जोया के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से जोया के गाल को छुआ। जोया की नींद खुल गई। वो डर गई। उसे लगा विक्रांत फिर उसे मारेगा या डांटेगा। वो पीछे खिसकने लगी। ये देखकर विक्रांत का दिल टूट गया। डरो मत जोया, प्लीज डरो मत।
विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी आंखों से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, तो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं अंधा था जो तुम्हारी खामोशी के पीछे का सच नहीं देख पाया। रिया हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उस पत्थर दिल इंसान को क्या हो गया। तभी नीचे हॉल में शोर हुआ, अरे कोई है, दामाद जी। यह शबाना की आवाज थी। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। वह उठा, तुम यहीं रुको जोया। विक्रांत नीचे गया। जोया भी डरते डरते सीढ़ियों के पास आई और छिप कर देखने लगी। शबाना सोफे पर बैठकर चाय मांग रही थी। दामाद जी, 50 लाख तो खत्म हो गए, 20 लाख और चाहिए तलती, वरना मैं जोया को वापस ले जाऊंगी। विक्रांत धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। उसकी चाल में एक खौफनाक शांति थी। तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ, आखिर मैंने अपनी सोने की चिड़िया तुम्हें दी है, शबाना ने हंसते हुए कहा। विक्रांत ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली। शबाना की आंखें चमक गईं। विक्रांत ने एक चेक साइन किया, उसे फाड़ा और शबाना के मुंह पर दे मारा। यह रहे तेरे 20 लाख, तो उठा इसे और दफा हो जा यहाँ से। शबाना चेक उठाने के लिए झुकी तो विक्रांत ने उसके हाथ पर पैर रख दिया। और एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर तूने इस घर की तरफ या मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तूने एक गूंगी और अनाथ बच्ची का सौदा किया, तुझे तो जेल में होना चाहिए। शबाना कांप गई। तुम्हें पता चल गया? हाँ, और अब निकल जा। विक्रांत की दहाड़ से घर की खिड़कियां हिल गईं। शबाना जान बचाकर भाग गई। विक्रांत मुड़ा तो देखा जोया सीढ़ियों पर खड़ी रो रही थी। उसने सब सुन लिया था। विक्रांत दौड़कर उसके पास गया तो उसने जोया को अपनी बाहों में भर लिया। मुझे माफ कर दो जोया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आएगा। तुम्हारी खामोशी अब मेरी जिम्मेदारी है। जोया ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसे पहली बार लगा कि उसका घर मिल गया है। उस रात के बाद सब बदल गया। विक्रांत जोया का साई की तरह ख्याल रखने लगा। वो उसकी इशारों की भाषा सीखने लगा। एक शाम वे दोनों बालकनी में बैठे थे। विक्रांत जोया के बालों में फूल लगा रहा था। जानती हो जोया, तुम्हारी खामोशी में भी कितना सुकून है, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि काश मैं तुम्हारी आवाज सुन पाता। जोया ने उसकी आंखों में देखा तो उसने अपना गला साफ करने की कोशिश की। तो पिछले 1 महीने से डॉक्टर से थेरेपी ले रही थी। यह बात उसने विक्रांत को सरप्राइज देने के लिए छिपाई थी। उसने अपने होंठ खोले तब बहुत मेहनत की गले की नसें तन गईं। विक्रांत, एक बहुत ही धीमी, टूटी हुई और खुरदरी आवाज हवा में गूंजी। विक्रांत के हाथ रुक गए। उसे लगा उसे वहम हुआ है। उसने जोया की तरफ देखा। तुमने क्या कहा? जोया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने फिर कोशिश की। विक्रांत ने उसे कसकर गले लगा लिया। वह बच्चों की तरह रो पड़ा। हाँ जोया, हाथ ये दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज है। प्यार और विश्वास ने वो चमत्कार कर दिखाया था जो नामुमकिन लग रहा था। जोया अब 50 लाख की बीवी नहीं थी, वह विक्रांत की अनमोल जिंदगी थी। कहानी का संदेश: रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, लेकिन विश्वास और सम्मान के बिना हर रिश्ता अधूरा है। कभी कभी खामोशी को सुनने के लिए कानों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लव यू जोया जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए पॉकेट डायरीज को सब्सक्राइब करें।